बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पे मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 12th के हिंदी पढ़ रहे हैं, जिसके आज 8वें नंबर चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके लेखक परिचय, जो लेखक है मोहन राकेश जी, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग उनके बारे में अध्ययन करें, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान पहचान करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। क्लास 12th का ये जो चैप्टर है हिंदी का है, सिपाही की माँ, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही बेहतरीन चैप्टर है, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। ठीक है, आइए इसके लेखक परिचय को पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर पार्ट में क्या रखा गया है लेखक के द्वारा उसे हम लोग समझेंगे। आइए साथियों, हम लोग देखें कि आखिर मोहन राकेश जी की जीवनी क्या रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जब भी मैं लेखक परिचय में जितने सारे चीज दिए हुए हैं उसे मैं पढ़ाकर समझा दूं, उसके बाद आपको कहीं जाना नहीं है। जब ये क्लास खत्म होगा, मतलब कि लेखक परिचय मैं समझा दूंगा पूरी तरह से, उसके बाद लेखक परिचय से जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने वाले हैं, अभी तक जैसे मैं सभी चैप्टर का कराते आ रहा हूँ, उसी तरह से इस चैप्टर का भी लेखक परिचय के जितने सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, सभी को मैंने एक लिस्ट में तैयार कर दिया है, आपको मिल जाएगा। बस कुछ ही देर में ये हम इसे समझा देंगे और आपको वो क्वेश्चन भी मिल जाएगा, कहीं आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि इस पाठ का नाम है सिपाही की माँ। क्या है? सिपाही की माँ, जिसके लेखक कौन है? मोहन राकेश है। कौन है? मोहन राकेश है। सबसे पहले मैं जानूंगा कि इनका जन्म कब हुआ, तो जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ है, ये आपको याद रखना है। मोहन राकेश जी को थोड़ा सा आप पहचान लीजिए, वही है जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, समझे? तो इनका जन्म जो है 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ, वहीं पे इनका निधन जो है 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को हो जाती है। ठीक है, आगे आइए, जन्म स्थान जो इनका है, जहां इन्होंने जन्म लिया, डंडी वाली गली, अमृतसर जो पंजाब में पड़ता है, वहां पे इनका क्या हुआ था? जन्म स्थान है, जन्म हुआ था। बचपन में इनको मदन मोहन गुगलानी के नाम से बुलाया जाता था। बचपन में इनका जो नाम अगर हम बोले तो मदन मोहन गुगलानी था। बचपन का नाम क्या था मोहन राकेश का? मदन मोहन गुगलानी। आगे आगे इनकी माता का जो नाम है वो बच्चन कौर, और पिता का जो नाम है वो करमचंद्र गुगलानी है। और इनके जो पिताजी थे वो पेशे से वकील थे, ये आपको याद रखना है। साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाओं से भी वो जुड़े, लेकिन इनका जो पेशा था इनके पिता का, वो वकीली का था, ये वकील थे। ठीक है, ये याद रखना है। आगे ये इनकी शिक्षा की बात करें तो इन्होंने एमए 2 बार किए हैं। एमए कितने बार किए? 2 बार किए हैं। एक बार एमए इन्होंने संस्कृत में किया, लाहौर से, याद रखिएगा। एक बार एमए कहाँ से करते हैं? लाहौर से करते हैं। किस सब्जेक्ट में, किस विषय में करते हैं? तो संस्कृत में करते हैं, याद रखिएगा। लाहौर से एक बार उन्होंने एमए संस्कृत में किया, और एक बार ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से उन्होंने एमए किया हिंदी विषय में। किसमें? हिंदी विषय में। यानी इन्होंने एमए जो है 2 सब्जेक्ट में किए हैं, एक तो लाहौर से संस्कृत में, और एक ओरिएंटल कॉलेज जो जालंधर से है वो किसमें किए हैं? हिंदी सब्जेक्ट में किए हैं। ये आपको याद रखना है। शिक्षा की बात हो गई, और इनकी वृत्ति जो है इसे समझेंगे कि वृत्ति इनका क्या रहा है। देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन करवाए हैं। अध्यापन उन्होंने कहाँ करवाया? दिल्ली विश्वविद्यालय में। आपको याद रखना है, दिल्ली विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्यापन का काम किए थे। और सारिका के कार्यालय में नौकरी भी उन्होंने की थी। 1947 के आसपास, 1947 के आसपास एलिफिंस्टन कॉलेज मुंबई में हिंदी के अतिरिक्त भाषा प्राध्यापक वो रहे हैं। ठीक है, और आपको कुछ और बातें याद रखनी है कि कुछ समय तक उन्होंने डीएवी कॉलेज जो है जालंधर में, वहां प्रवक्ता के पद पे भी उन्होंने काम किया है। 1960 के बाद वो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पे भी रहे हैं। 1960 के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पे भी उन्होंने कार्यरत रहा। 1962 में एक पत्रिका आपको याद रखना है, सारिका। कौन? सारिका के संपादक भी उन्होंने बना। 1962 में उन्होंने एक पत्रिका जिसका नाम है सारिका, वो सारिका के संपादक भी वो रहे हैं। ठीक है, और अंत में मृत्यु पर्यंत स्वतंत्र लेखन कार्य किए। समझे? मृत्यु से पहले जो थे वो क्या करने लगे? स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य पर ही निर्भर रहे। इनकी कृतियां क्या रही है, थोड़ा सा समझने के लिए हम इस स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं कि आपको कृतियां अच्छी से समझ में आ जाए।
क्या इनकी कृतियां थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम लोग इनकी जितनी कृतियां हैं वो सभी को, जैसे में ये कहानी भी लिखते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं, उपन्यास भी लिखते हैं, उसके बाद नाटक भी लिखते हैं, एकांकी भी लिखते हैं, और बहुत सारे चीज जैसे निबंध भी लिखते हैं, अनुवाद भी है इनका। तो जो भी चीजें हैं उन सभी को हम लोग पढ़ेंगे, और एकदम सिंपल वे में कहिए तो हम इसको सजा कर रख दिए हैं, आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। पहले थोड़ा सा पढ़ लीजिए। कृतियां में इंसान के खंडहर जो है 1950 में लिखा गया या प्रकाशन किया गया, नए बादल 1957 में, जानवर और जानवर 1958 में, एक और जिंदगी 1961 में प्रकाशित किया गया, और फौलाद का आकाश 1972 में प्रकाशित किया गया। वारिस जो है 1972 में ही प्रकाशित किए गए, और ये सब जो अभी हमने बताया वो सब क्या है, कहानी संग्रह है। जैसे इसमें से कोई भी प्रश्न पूछ दिया कि फौलाद का आकाश ये कब प्रकाशित हुआ, तो 1972 में, और ये क्या है, गद्य की कौन सी विधा है, तो आपको याद रखना है कि यह कहानी है। ठीक है, तो ये सारे इनके कहानी है। उसके बाद आइए तो अंधेरे बंद कमरे, ये 1961 में प्रकाशित हुआ, और ना आने वाला कल जो है 1970 में प्रकाशित हुआ, अंतराल 1972 में प्रकाशित हुआ, और ये सब क्या है, तो उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है। उपन्यास का नाम आपने तीन देखा, अंतराल, ना आने वाला कल और अंधेरे बंद कमरे, ये तीनों को आपको याद रखना है। उसी तरह से आषाढ़ का एक दिन 1958 में प्रकाशित हुआ, लहरों के राजहंस 1963 में प्रकाशित हुआ, और आधे अधूरे 1969 में प्रकाशित हुआ, और ये सब क्या है, तो नाटक है। क्या है, नाटक है, याद रखना है। पैर तले की जमीन, पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी 1900 कितना में, 73 में प्रकाशित किए गए, और ये सब क्या थे, एकांकी थे। ये सब क्या थे, एकांकी थे। आखिरी चट्टान तक, जो यात्रा वृतांत है, आपको याद रखना है। एक इन्होंने यात्रा वृतांत लिखा जिसका नाम क्या था, आखिरी चट्टान तक। उसके बाद निबंध भी लिखे। क्या क्या निबंध का नाम है, परिवेश, रंगमंच और शब्द, कुछ और आविष्कार, नई निगाहों के सवाल, और बकलम खुद, ये सब क्या है, इनके निबंध है। याद रखेंगे, ये सब इनके निबंध है। और उसके बाद आ जाइए तो ये सब जो निबंध है, इसके बाद और उन्होंने अनुवाद भी लिखा है। क्या क्या अनुवाद है, चलिए देख लेते हैं। मृच कटिकम, अभिज्ञान नशा कुंतलम, एक औरत का चेहरा, ये सब क्या है, अनुवाद है। ये तीन आपको अनुवाद याद रखने हैं। और उसके बाद आपको याद रखना है कि जीवनी संकलन भी उन्होंने ये है लिखा है, जैसे में समय सारथी, समय सारथी इनका क्या है, जीवनी संकलन है। उसके बाद आपको याद रखना है कि निद्रो उपरांत इनका एक मतलब कि डायरी प्रकाशित होता है जिसका नाम है मोहन राकेश की डायरी। ये सब आपको याद रखना है। ये सब क्या है, इनके कृतियां हैं। मोहन राकेश जी की जो डायरी है वो निधनोपरांत माने निधन के उपरांत, निधन के बाद प्रकाशित होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई ये बहुत हार्ड है नहीं। और एक और बात आपको कुछ याद रखना है, देखिए यहाँ शोध कार्य जो है, नाटक में सही शब्द का खोज विषय पर नेहरू फेलोशिप के अंतर्गत कार्य पूरा नहीं कर पाए, समझे। और इनका क्या हो गया, निधन हो गया। और यही कारण है कि ये इतना ही लिख कर रह गए, और इतना ही क्या, ये बहुत अधिक लिखे हैं। इतना तो आप पढ़ते पढ़ते हालत खराब हो जाएगा, इतना को ही याद करने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि ये इन्होंने क्या नहीं लिखा, समझिए। इन्होंने कहानी लिख दिया, इन्होंने उपन्यास लिखा, इन्होंने नाटक लिखा, इन्होंने एकांकी लिखा, इन्होंने ये निबंध लिखा, इन्होंने अनुवाद लिखा, उसके बाद इनका डायरी भी प्रकाशित हुआ। तो बहुत अधिक इन्होंने लिखा है। बस आपको कोशिश करना है कि जितना आप याद रख सकते हैं उतना तो याद रखना ही चाहिए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये पढ़ाया गया है प्यारे साथियों, तो कहीं से कोई भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो आपको कोशिश करना है कि जितना अधिक आप याद रख सके उतना ही बेहतर होगा। अब आइए हम इसके जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उससे हम आपको मिला दे कि मैंने इसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर बनाकर कैसे लिख दिया है। आपको केवल नोट डाउन कर लेना है और आसानी से उसे याद कर जाना है। हर दिन देखते रहना है, याद हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। आइए प्यारे साथियों दिखा दें हम आपको। आइए प्यारे साथियों, जितने ऑब्जेक्टिव है उनसे हम आपको रूबरू करवा दें।
आइए, पहला ये आपका स्लाइड है जिसमें आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। जो लेखक परिचय में हमने पढ़ा बस वही ऑब्जेक्टिव यहाँ है, बस प्रश्न उत्तर में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। पाठ का नाम आपका क्या है तो आपको याद रखना है। पहले तो आप 8वें नंबर पाठ को पढ़ रहे हैं, सिपाही की माँ है और इनके लेखक मोहन राकेश जी है, ठीक है। आप जब फेयर करेंगे तो आपको पहले लिखना है पाठ का नाम क्या है, सिपाही की माँ। यहाँ से क्वेश्चन आपका शुरू हो जाता है। लेखक का नाम मोहन राकेश, जैसे प्रश्न पूछेगा सिपाही की माँ के लेखक कौन है, मोहन राकेश जी है। मोहन राकेश जी का जन्म कब हुआ, 8 जनवरी 1925 को हुआ। निधन कब हुआ, 3 दिसंबर 1972 को हुआ। जन्म स्थान कहाँ है, जंडी वाली गली, अमृतसर पंजाब में है। जन्म स्थान जंडी वाली गली, अमृतसर पंजाब में है। बचपन का नाम इनका क्या था, तो आप सभी को पता है कि बचपन का नाम क्या था, मदन मोहन गुगलानी था। बचपन का नाम इनका क्या था, मदन मोहन गुगलानी। माता का नाम बताइए, बच्चन कौर। माता का नाम क्या था, बच्चन कौर। पिता का नाम क्या था, करमचंद्र गुगलानी। करमचंद गुगलानी था इनके पिताजी का नाम। और इनके पिता जो थे पेशा से क्या थे, वकील थे। याद रखिएगा कि मोहन राकेश जी के जो पिताजी थे वो पेशे से क्या थे, वकील थे। आगे बढ़े, एक स्लाइड आपका खत्म हो गया, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब इनकी शिक्षा पे बात करेंगे। शिक्षा इनका क्या रहा है तो हमने आपको बताया है कि इन्होंने एमए 2 विषय में किए थे। पहला क्या था, संस्कृत में, दूसरा क्या था, हिंदी में। एमए जो संस्कृत में किए हुए थे वो लाहौर से किए हुए थे, और यही एमए जो हिंदी में किए वो ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से किए हुए थे। तो ये आपको याद रखना, क्योंकि इनके शिक्षा के क्षेत्र में मात्र 2 ही क्वेश्चन बने हैं, 2 ही क्वेश्चन दिया भी गया है कि दोनों में एमए करते हैं, एक हिंदी में एक संस्कृत में। इनकी वृत्तियां क्या रही है, आपको यहाँ से प्रश्न बनता है। देखिएगा वृत्तियों से, मोहन राकेश अध्यापन का कार्य किस विश्वविद्यालय में किए थे, तो अभी हमने आपको पढ़ा कर लाया कि मोहन राकेश जी जो थे दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य करवाए थे। यह याद रखिएगा, दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किए थे। उसके बाद आपको याद रखना है मोहन राकेश जी जो डीएवी कॉलेज आपने पढ़ा जालंधर में, उसमें किस पद पे कार्यरत रहे हैं। मोहन राकेश जी डीएवी जो जालंधर में कॉलेज है उनमें किस पद पे कार्यरत रहे हैं, कौन से पद पे वो काम किए हैं, तो प्रवक्ता के पद पे। याद रखिएगा, जालंधर में जो डीएवी कॉलेज है उस कॉलेज में वो कौन से पद पे रहे थे, तो प्रवक्ता के पद पे रहे थे। मोहन राकेश दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक कब बने थे, मोहन राकेश जी जो थे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक 1960 ईस्वी में बने थे। कब बने थे, 1960 ईस्वी में बने थे। उम्मीद करते हैं साथियों ये बहुत मजेदार होगा, अच्छा भी लग रहा होगा, बहुत सुंदर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इसको देखते रहेंगे तो याद हो जाएगा। इस स्लाइड में आइए, इस स्लाइड में हम क्या पढ़ेंगे, मोहन राकेश सारिका का संपादन कब किए थे, आप बताइए। मोहन राकेश सारिका का संपादन कब करते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि 1962 में मोहन राकेश जी सारिका का संपादन करते हैं, ठीक है। इनकी कृतियां क्या क्या रही, अब कृतियां ही हम आपको बताए थे कि इनका कृति जो है बहुत बड़ा है, मतलब कि बहुत सारे चीजों को उन्होंने लिख डाला है। तो सबसे पहला जो कृति है हम प्रमुख कहानी को देखेंगे, कहानी संग्रह इनका कौन कौन है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रख लेना है, जैसे इंसान के खंडहर, समझे, नए बादल, फौलाद का आकाश, बस वारिस, ये याद रख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप पूरा याद रख सको तो और बेहतर है। इंसान के खंडहर 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। चूंकि ये कब प्रकाशित हुआ ये टाइम भी दिया गया है, तो निश्चित रूप से अगर वो पूछना चाहे तो पूछ भी सकते हैं आप, उसमें कोई मतलब कि ये नहीं कर सकते हैं कि वो नहीं पूछना चाहिए चाहे नहीं पूछे, ऐसा कुछ नहीं है। वो समय दिए हुए हैं तो पूछा जा सकता है आपसे। और क्या है तो नए बादल, नए बादल 1957 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद जानवर और जानवर 1958 में, एक और जिंदगी 1961 में, फौलाद का आकाश 1972 में, वारिस 1972 में ही प्रकाशित हुए। देखिए फौलाद का आकाश और वारिस दोनों को आप याद रख लीजिए 1972 में प्रकाशित हुए थे। उसके बाद ये तो इनका कहानी हो गया। प्रमुख उपन्यास संग्रह कौन है, अंधेरे बंद कमरे 1961 में प्रकाशित हुआ, ना आने वाला कल 1970 में प्रकाशित होता है, और अंतराल 1972 में प्रकाशित होता है। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रमुख नाटक संग्रह इनका क्या क्या है समझ लीजिए। आषाढ़ का एक दिन 1958 में प्रकाशित होता है। आषाढ़ का एक दिन कब प्रकाशित होता है, 1958 में। लहरों के राजहंस 1963 में प्रकाशित होता है, और आधे अधूरे 1969 में प्रकाशित होता है। ये सब क्या था, तो नाटक था। याद रखिएगा ये सब नाटक था, और कब प्रकाशित हुआ ये सब का समय भी दिया गया है। अगर एक बार में आपको कुछ दिक्कत रह जाता है, दोबारा वीडियो को
पीछे करके देख सकते हैं। अगर दोबारा आप रिपीट मारेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि हम इसको बार बार बोलने से अच्छा है कि आप रिपीट कर लीजिए। आगे आइए। और प्रमुख एकांकी संग्रह इनका क्या है, तो आपको याद रखना है पैर तले जमीन, पैर तले जमी, अंडे के छिलके, ये दोनों 1973 में प्रकाशित किया गया, ये इनका एकांकी संग्रह है। ठीक है, अंडे के छिलके और पैर तले जमीन। आगे आइए, और कुछ है अगले स्लाइड में, हाँ कुछ और है, इसको देख लेते हैं। और इस तरह से आपका यह चैप्टर का लेखक परिचय आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों ये आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि पूरे यूट्यूब पे इस तरह से लेखक परिचय के ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकाल के आपको नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो अच्छा लग रहा है, आप वीडियो को शेयर करते रहिए। थोड़ी देर अगर हमारा साथ दे देंगे तो आपका भी भला और मेरा भी भला। यात्रा वृतांत इन्होंने लिखा, जिसका नाम है आखिरी चट्टान तक। यात्रा वृतांत क्या है, आखिरी चट्टान तक। कुछ लेख निबंध भी लिखे इन्होंने, कौन कौन, परिवेश, रंगमंच और शब्द, कुछ और आविष्कार, नए निगाहों के सवाल और बकलम खुद, बकलम खुद, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अनुवाद भी उन्होंने कुछ लिखा है, तो चलिए हम अनुवादों को भी देख लेते हैं। क्या है, मृच कटिकम, अभिज्ञान शाकुंतलम और एक औरत का चेहरा, ये क्या है, इनका अनुवाद है। जीवन संकलन आपको याद रखना है, समय सारथी इनका जीवन संकलन का नाम है। और निधनोपरांत प्रकाशित इनका एक डायरी है जिसका नाम है मोहन राकेश की डायरी। इस तरह से प्यारे साथियों इस पाठ का शुभ समापन हो गया है, इस पाठ का नहीं, इस पाठ के लेखक परिचय का शुभ समापन हो गया है। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों ये आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, इसे आपकी अच्छे से याद नहीं कर सकते हैं या अच्छे से आपको समझ में ना आए, आप इसे आप क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और आसानी से आप इसे हर दिन देखते रहिएगा, बस आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।